सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे चेरापूंजी के विषय में। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि चेरापूंजी में जो वर्षा होती थी उसमें कमी देखी जा रही है। तो समझेंगे यह कमी क्यों देखी जा रही है, इसके पीछे कौन कौन से कारण बताए जा रहे हैं और वर्षा में जो कमी देखी जा रही है इसके क्या क्या मायने हैं, भविष्य में यह कैसे मानसून की प्रणाली को परिवर्तित कर सकता है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के विषय में जिसका नाम है मेकिंग पीस विद नेचर। तो समझेंगे मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट क्या है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है और इसमें क्या क्या कहा गया। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेरापूंजी के विषय में। आपको जो मैप दिखाया गया सबसे पहले इसको देखिए। इसको अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको पता चलेगा यह जो पूर्वोत्तर भारत का हमारा क्षेत्र है इसकी अगर इक्वेटर से दूरी देखा जाए तो ज्यादा नहीं है। तुलना किससे हम कर रहे हैं, यह जो आपका पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है इसकी तुलना हम पश्चिमी हिमालय से कर रहे हैं। अर्थात आपको पता है कि यह जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर की जो शाखा है इनकी निकटता यहां पर अगर कोई अक्षांश है तो उससे ज्यादा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो मेघालय है इस मेघालय की निकटता क्या है, बंगाल की खाड़ी से भी ज्यादा है और साथ ही साथ जो 0 डिग्री है अर्थात इक्वेटर से भी निकटता ज्यादा। आपको पता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर या फिर उत्तरी अक्षांश की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब दो चीजों की कल्पना करिए कि एक स्थान जो कि क्या है इक्वेटर के पास है तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक स्थान जो 40 या 50 डिग्री नॉर्थ में है वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर जब कम होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण अर्थात इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है वो भी स्लो होगी या वाष्पीकरण कम होगा। वाष्पीकरण जब कम होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी अर्थात वायु में नमी क्या होगी वो भी कम होगी और वर्षा भी क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो कोई स्थान अगर कहां पर है वो समुद्र के किनारे है और साथ ही साथ वहां टेम्परेचर ज्यादा है, जैसा कि मेघालय के संदर्भ में हम देखते हैं तो यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जल की उपलब्धता है और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। जैसा कि हमने गर्मी के समय देखा है कि वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जैसे ही कपड़ा हम कोई धुलकर डालते हैं तुरंत वो क्या हो जाता है, उसका पानी वाष्पीकृत हो जाता है। अब जब ये पानी वाष्पीकृत हुआ है कहां जाएगा, हमारी हवाओं में जाएगा और इसी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी का बढ़ना। ह्यूमिडिटी अर्थात जब वायुमंडल में जो हवाएं हैं इनमें क्या होगा, जब आर्द्रता बढ़ेगी तो इसी को बोला जाता है चिपचिपापन महसूस होना। और जब आर्द्रता ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है तो आप कहते हैं वर्षा होगी और आप सही कहते हैं, इससे क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है। तो ये देखिए पहला कारण तो हमने समझा कि जो मेघालय में क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है। दूसरा एक कारण और है कि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा के रूप में जो वायु प्रणाली आती है इसको बोलते हैं मानसून। तो मानसून जब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है तो भारत के दक्षिणी सिरे से टकराकर यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है और यह जो शाखा है, यह जो ब्रांच है इसको बोला जाता है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अब ये जो शाखा ये क्या होती है, यह देख रहे हैं जो आप मेघालय का जो पर्वतीय और घाटी क्षेत्र है वहां पर जाकर फंस जाता है। यहां पर देखेंगे तो आपको एक कीपनुमा एक संरचना मिलेगी। कीपनुमा संरचना का मतलब क्या है कि देखिए इधर से हवा मान लेते हैं आ रही और ये हवा आ कहां से रही है, बंगाल की खाड़ी से आ रही है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा हुआ होगा और वाष्पीकरण ज्यादा हुआ होगा तो नमी ज्यादा होगी, अर्थात नमी वाली हवाएं तेजी से इधर बढ़ रही थी। सामने उनको इस रूप में कोई एक संरचना मिला और इसमें हवाएं आकर क्या हो गई, फंस गई। अब हवाएं जब आकर फंस गई तो क्या करेंगे, जिस अवरोध के कारण हवाएं रुक
रुक रही हैं वो धीरे धीरे उसी के सहारे ऊपर उठेंगे। और जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती हैं, आपको पता है कि हवाओं का टेम्परेचर कम होता है। हवाओं का टेम्परेचर जब कम होता है तो उसमें जो नमी है वह क्या होता है, संघनित होने लगता है। और जब हवाएं संघनित होती हैं तो इन्हीं से जल की बूंदों का निर्माण होता है। यही जल की बूंदें जब जमीन पर गिरती हैं तो इसी को कहते हैं आपकी वर्षा होने की क्रिया हो रही है। तो दरअसल होता क्या है कि यहां पर यह जो संरचना है यह भी इसी तरह से कार्य करती है। यह आ रही बंगाल की खाड़ी की शाखाओं को क्या करती है, रोक देती है। और पीछे से बार बार निरंतर कंटिन्यूअस क्या हो रही हैं कि ऐसी हवाएं आ रही हैं जिनमें आर्द्रता है, नमी है, और हवाएं यहां पर जो पर्वतीय भाग हैं उनसे टकरा कर ऊपर उठ रही हैं, वहीं पर वर्षा कर दे रही हैं। और इसी के कारण मेघालय में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। इसको इस रूप में आपने समझा, कुछ और मैप के माध्यम से समझिए। देखिए, ये आपको मेघालय वाला क्षेत्र दिखाया गया है। अभी मैं आपको इसमें मौसीनराम और चेरापूंजी वाला क्षेत्र भी दिखाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हवाएं आ रही हैं इनमें नमी है, आर्द्रता है, और यह जो पर्वतीय भाग है इन्हीं से टकरा कर क्या होती हैं, टकराती हैं, ऊपर उठती हैं, संघनित होती हैं, वर्षा करती रहती। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। ये देखिए गारो क्षेत्र दिखाया गया है, गारो, यहाँ पर खासी दिखाया गया है, और जंतिया वाला क्षेत्र भी दिखाया गया। एक और मैप का हम सहारा लेते हैं, इससे देख सकते हैं। आप देखिए यहां पर गारो हिल्स वाला क्षेत्र दिखाया गया है, यहां पर खासी वाला क्षेत्र दिखाया गया है। गारो, खासी, जयंतिया यहां के पर्वतीय भाग हैं जो कि इनकी यहां की जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं, उन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं। और ये देखिए आपको जयंतिया वाला क्षेत्र दिखाया गया है। इसको आप ना अगर चाहें तो आप जो है कि इसका मैप भी देख सकते हैं। आप देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए आपको नॉर्थ ईस्ट में हम ले चलते हैं, इसको और थोड़ा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है, एक है चेरापूंजी, दूसरा है मौसिनराम। इसको आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाया गया है मेघालय प्लेटू। अभी जो मेघालय प्लेटू है अर्थात मेघालय का जो पठार है इसी के पास में है। और यहां पर जैसा कि हमने दिखाया, इसको फिर से देखिए, वही कंडीशन होती है। यहां से मानसून की हवाएं आती हैं, इसमें ट्रैप हो जाती हैं, फंस जाती हैं, उससे क्या होता है, वर्षा होती रहती है। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई सभी चीजें आगे यूज होने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ताकि जब आगे कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज आए तो उसको आप थोड़ा सा जोड़ सकें। आइए हम बात करते हैं। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका अर्थ है बादलों का घर। बादलों का घर इसलिए क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो हवाओं में नमी है वह बादल में कन्वर्ट होते रहते हैं, तभी तो क्या होगी, वर्षा होगी। इसी के कारण इसको बादलों का घर बोला जाता है। और इसमें कई महीने तक जो वर्षा की कंडीशन है वह बनी रहती है। कारण क्या है, सागर से निकटता होना, टेम्परेचर का ज्यादा होना, वाष्पीकरण का ज्यादा होना अधिक वर्षा का कारण बन जाता। इस राज्य का जो क्षेत्रफल है इतना है, और ये पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ घाटियों वाला और पठारों वाला क्षेत्र। प्रश्न आएगा कि घाटी और पठारों वाले क्षेत्र की विशेषता का वर्षा से क्या मतलब। इसका मतलब है आप समझिए कि यहां से कोई हवा पास हो रही है और उसको कोई अगर अवरोध नहीं मिलेगा तो क्या होगी, हवा ऐसी पास होते चली जाएगी और वो वर्षा नहीं कराएगी। जैसा कि आपको पता है कि जो हवा अरावली के पूरब से होकर निकल जाती है वह वर्षा नहीं करवाती है जब तक कि उसको कोई अवरोध आगे जाकर पंजाब वाले क्षेत्र में नहीं मिलता। ठीक इसी तरह से चूंकि यह क्या है, एक पर्वतीय पठारी वाला क्षेत्र है, तो यहां पर पठारी क्षेत्र होने के कारण हवाओं को थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। हवाएं जब थोड़ा ऊपर उठी तो उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हुआ और संघनन के लिए आइडियल कंडीशन क्रिएट हो गई। उसके बाद जब हवाएं थोड़ा सा और ऊपर उठती हैं पर्वतों से टकराकर, जिनकी यहां पर उपस्थिति है, वह क्या होती है, सबसे आइडियल कंडीशन क्रिएट हो जाती है वर्षा की, और इसी के कारण यहां पर वर्षा होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पठार है या जो पर्वतीय क्षेत्र है इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अगर ऊंचाई ज्यादा होती तो भी वर्षा नहीं होती। जैसे कि हम आप देख सकते हैं तिब्बत के पठार पर वर्षा कम होती है, पामीर के पठार पर, क्योंकि हवाओं को बहुत ज्यादा ऊंचा उठना होता है और जैसे जैसे हवाएं ऊपर उठती उनकी आर्द्रता में कमी आने लगती। कुल मिलाकर यहां पर काफी आइडियल कंडीशन है। यह जो हमने देखा पठारी क्षेत्र, इसकी ऊंचाई जो है 150 मीटर से लेकर 1961 मीटर है। और 1961 मीटर इसलिए है क्योंकि जो शिलांग पीक है, शिलांग चोटी है, इसकी ऊंचाई 1961 मीटर है। और ये जो शिलांग पीक है ये किसका भाग है, खासी पर्वत का भाग है। और बाकी यहाँ पर दो और हैं। पहला जैसे सबसे पहले देखेंगे तो मध्य भाग में जो है कि खासी पर्वतमाला है, और दूसरे स्थान पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वह गारो है, और तीसरा आपको हमने जयंतिया वाला क्षेत्र दिखाया। अब ये जो तीनों क्षेत्र हैं क्या होते हैं, इनकी जो कंडीशन है लगभग एक जैसी है, इसी के कारण यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है। पठार को जो पश्चिमी भाग है जिसको गारो पर्वत के नाम से जानते हैं, यहाँ पर
वर्ष पर्यंत उच्च तापमान रहता है। वहीं जो ऊंचाई वाला जो शिलांग पीक या शिलांग चोटी वाला भाग है, यहां पर टेम्परेचर कम रहता है और कभी ही शायद टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा पाता है। अब उससे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आखिर जो मेघालय का क्षेत्र वहां पर टेम्परेचर सबसे कम कहां रहता है, तो बताइएगा जो शिलांग वाला क्षेत्र है, जो शिलांग पीक चोटी वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या होता है, वर्षा ज्यादा होती है। और या फिर इसको कहिए वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम रहता है। कारण यह है कि अधिक ऊंचाई पर है। ब्रिटिश राज के दौरान इस क्षेत्र को पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता था। स्कॉटलैंड की भी विशेषता यही है, जैसा कि हमने मेघालय में पर्वतीय क्षेत्र देखे, पठारी क्षेत्र देखे, ऐसी स्कॉटलैंड में आपको देखने को मिलेगा। मेघालय पहले असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 21 जनवरी 1972 को इसको असम के जो खासी, गारो और जयंतिया पर्वतीय जिले हैं, इनको काटकर मेघालय राज्य बनाया गया। यह भारत का सबसे आर्द्रतम क्षेत्र है, जहां पे औसत वार्षिक वर्षा 1200 सेंटीमीटर होती है। मेरा इस आपसे एक प्रश्न रहेगा कि आखिर जब यह तो मेघालय का हो गया, जब आपसे कोई पूछता है कि भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, पूरे भारत की बतानी है, तो आप बताइएगा सेंटीमीटर में वह कितनी होती है। कुल मिलाकर हमने ये समझा कि यह जो कि वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका लगभग 70% जो भाग है वह क्या है, पेड़ों से ढका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो वर्षा के अनुकूल हो जाता है। आपने देखा होगा जो इक्वेटर वाला एरिया है, वहाँ पर वनों की सघनता है, जो कि क्या करता है, वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति क्रिएट करता है। यहाँ पर भी ऐसा होता है। गारो पर्वतीय क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको देख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। पहला है गनोल नदी, दूसरा है दारिंग, तीसरा है बाड्रा, चौथा है सिमसांग, निताई और भूपाई, ये नदियां हैं। वहीं खासी और जयंतिया क्षेत्र से भी कुछ नदियां निकलती हैं, जिसमें पहली नदी है खरी नदी, दूसरी है दिगारू नदी, तीसरी है उमियम नदी, किन्सी, माओपा, उनमगोट और मिंडट, इन नदियां हैं। ये आपसे पूछी जा सकती हैं, इनका संबंध किस राज्य से है या किस पहाड़ी क्षेत्र से, इसीलिए मैंने स्टार निशान बना दिया। मेघालय चूंकि बंगाल की खाड़ी के समीप है और अन्य हिमालयी राज्यों की तुलना में यह विषुवत रेखा के भी समीप है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया। इसके कारण यहाँ पर उच्च आर्द्रता पाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, जब बंगाल की खाड़ी वाली जो मानसून शाखा है जब यहाँ पर पहुँचती है तो क्या होता है, वह गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के मध्य में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। और चूंकि इन बंगाल की खाड़ी की इस ब्रांच में, इस शाखा में क्या है, काफी ज्यादा आर्द्रता है, इसके कारण क्या होता है, इससे वर्षा ज्यादा होती है। अब आपको पता है कि जब भी आर्द्रता वाली पौने पर्वतों से टकराकर ऊपर उठती हैं, इनका संघनन होता है, इनसे वर्षा होती है। और चूंकि पीछे से भी पौने कंटिन्यूस आ रही हैं, इसलिए यहां पर लंबे समय तक क्या होती है, आर्द्रता वाली पौनों की उपस्थिति के कारण लंबे समय तक वर्षा होती रहती है। जैसे कि आप हमारे यहां देखते हैं या मैदानी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वर्षा स्टार्ट हुई फिर बंद हो जाती। कारण क्या है कि जो वहां पे बादल बने थे उनमें जितनी आर्द्रता थी वह संघनित होकर वर्षा के रूप में कन्वर्ट हो गई, बाकी नहीं हो पा। लेकिन यहां पर क्या, पीछे से नमी वाली हवाएं आती रहती हैं, वर्षा करती रहती हैं। चेरापूंजी का जो रिकॉर्ड है वह एक कैलेंडर माह में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने का कीर्तिमान है, जबकि मौसिनराम वर्ष भर में विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने का कीर्तिमान इसके पास है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि चेरापूंजी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 119 वर्षों के दौरान वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। मौसिनराम गांव और चेरापूंजी, मौसिनराम गांव जो है कि चेरापूंजी को छोड़कर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला, औसत वार्षिक वर्षा वाला भी और एक कैलेंडर माह में अधिक वर्षा वाला स्थान भी बन गया है, जहां पे औसतन वर्षा कई बार जो है कि 1000 सेंटीमीटर से लेकर 1300 सेंटीमीटर तक भी देखी गई है। वर्ष 1973 से लेकर 2019 की अवधि के दौरान औसत जो वार्षिक वर्षा जो चेरापूंजी में घटी है, अगर उसको देखें तो 0.42 मिलीमीटर प्रति दशक के दर से क्या हुआ है, चेरापूंजी में वर्षा की मात्रा घट रही है। और रिपोर्ट के अनुसार कि यह जो वर्षा में कमी की मात्रा है यह कोई आज से नहीं देखी जा रही है, लंबे समय से देखी जा रही है। चेरापूंजी में वर्षा की कमी इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप की समस्या को गंभीर रूप से इंडिकेट करता है। दरअसल जो चेरापूंजी की जो लोकेशन है, जैसा कि हमने दिखाया, ये मौसिनराम के पास ही है। यहां पर वर्षा की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। कारण यह है कि यहाँ की जो कंडीशन है, जैसा कि हमने बताया कि टेम्परेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है,
साथ ही साथ यहाँ पर जो पौने ट्रैप होती हैं, फंसती हैं, उनके लिए ऊपर चढ़ने के लिए पर्वतीय भाग की उपस्थिति है और सब कंडीशन होने के कारण यहाँ पर क्या होना चाहिए थे, अधिकतम वर्षा प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से यहाँ पर जो वर्षा होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई। कैसे कैसे कारण हैं इनको देखते हैं। पहला कारण है हिंद महासागर और मेघालय का बढ़ता टेम्परेचर। आपको पता है कि मैंने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है कि इस समय जो ओशन का टेम्परेचर अर्थात जो समुद्र के जल का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके वजह से वर्षा में कमी। अब प्रश्न आएगा, आप कहेंगे कि यह क्या है, एक ओशन वाला एरिया है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा और इससे वर्षा ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। होता क्या है कि आपको मैं बताऊं कि जो पवन जितनी गर्म होगी, अब मान के चलिए इसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस है और यहीं पर पहले इसका जो टेम्परेचर होता था वो 15 डिग्री सेल्सियस होता था। इस तरह से समझेंगे तो आपके लिए काफी आसान होगा। अब इसके ऊपर से कोई हवा पास होती थी तो वह कितनी गर्म हो सकती है, मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस। अब इसके ऊपर से कोई पवन पास होगी तो कितनी गर्म हो सकती है, मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं हम, ठीक है। अब सोचिए कि यह जो टेम्परेचर, यह जो पवन है, इसमें क्या है, आर्द्रता अर्थात नमी धारण करने की क्षमता क्या है, कम है, इसमें ज्यादा है। अब आप समझिए कि नमी धारण करने की क्षमता को ही तो आप बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। आसान शब्दों में मैं समझाता हूं। मान लेते हैं यह हवा ए है, यह हवा बी है। अब हवा ए और बी को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। अब ये हवा ए का जो टेम्परेचर है कम है, इसका मतलब क्या है कि कम ही मात्रा में क्या होगी, वाष्पीकरण कर पाएगी और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा ये जल्दी सेचुरेटेड हो जाएगी क्योंकि इसका सेचुरेशन लेवल भी कम है। लेकिन जो गर्म हवा है वो अधिक मात्रा में सोख सकती है पानी, तो उसको अधिक पानी चाहिए। जैसे कि गर्मी में आप देखते हैं तुरंत आप कपड़े फैलाते हैं, तुरंत हवा सोख लेती, क्यों, क्योंकि उसकी सोखने की क्षमता क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर उसका एक्चुअली ज्यादा है। तो होता क्या है कि जब किसी भी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां की जो हवा गुजर रही है उसका भी टेम्परेचर हो जाता है और उसको टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो उसको अब संघनित होने के लिए या पूरी तरह से सेचुरेटेड होने के लिए क्या होगी, अधिक जो है कि जल की आवश्यकता होगी और जब क्या होगा, उतना जल नहीं मिलेगा तो हवा जल्दी सेचुरेटेड नहीं होगी। हवा सेचुरेटेड नहीं होगी तो अधिक वर्षा नहीं हो। तो पहला तो कारण यह है कि जो यहां पर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो मेघालय वाला क्षेत्र है वहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हवाओं का इससे टेम्परेचर बढ़ा है और हवाओं के टेम्परेचर बढ़ने से जो वहां पर जल्दी हवाएं सेचुरेटेड हो जाती थी वह नहीं हो पा रही। दूसरा है यहां पर मानवीय हस्तक्षेप देखे जा रहे हैं। जैसे यहां पर जो वनस्पति की आवरण थी उसमें कटौती की जा रही है। आपको पता है कि जंगली क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है, यहां पर जब पेड़ों के आवरण में कमी हो रही है तो इससे वहां का जो टेम्परेचर है या वहां पर जो पवनों को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है या जो वर्षा करवाने की कैपेसिटी उसमें कमी आ रही। यहां पर झूम कृषि पर भले ही अभी रोक लगा दिया गया हो लेकिन कई जगह अभी भी झूम कृषि की जा रही है। झूम कृषि से क्या होता है, आप पेड़ों को जलाते हैं, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, ये आपके वायुमंडल को गर्म करती हैं और वहां पर जो वर्षा की पॉसिबिलिटी उसको कम करती हैं। ठीक इसी तरह से अब हर जगह हम क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पर जो कंक्रीट की संरचनाएं बनाए। कंक्रीट का मतलब है कि हम घर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, यह क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाते, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। प्रश्न आएगा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर तो सबसे पहले तो हमने कहा कि जो अरब सागर की शाखा वाला यह जो भाग है यह प्रभावित हो सकता है। जब यहां पर इसका टेम्परेचर कम होगा, यहां पर वर्षा कम होगी तो आगे जो हवाएं जाएंगे उसमें तो और क्या होगा, नमी कम होगा। तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि जो पूरा मानसून का सिस्टम है वही परिवर्तित होगा और जब हवाएं ज्यादा गर्म होंगी तो वह की कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में इतनी वर्षा करें, क्योंकि हवाएं जब गर्म होती हैं तो अस्थायी हो जाती हैं, उनका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो आने वाले समय में जैसे हम कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाली सागा पहले नॉर्थ ईस्ट होते हुए फिर हिमालय के सहारे पश्चिम की ओर बढ़ती, हो सकता है इसका पैटर्न भी चेंज हो जाए। और यह जो अगर ऐसा होगा तो यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है ये डैमेज होगा। इस पूरी चूंकि वर्षा जब कम होगी तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ेगा और उसकी एडवर्स कंडीशन क्रिएट होंगे और वर्षा क्या होगी, कम होगी। यहाँ की कृषि, यहाँ की जो वायु प्रणाली है सब पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता यह है कि वहां
पर ग्रीनरी है या वहां पर जो वृक्षारोपण है उसमें तेजी लाया जाए, वहां पर उन कार्यों को रोका जाए जिससे वर्षा पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। संक्षेप में मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। दूसरा टॉपिक हम बात करते हैं मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। आपको पता है कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था और इसमें यह कहा गया था कि जो मानवीय विकास हम करेंगे वह पर्यावरण के अनुकूल हमको करना चाहिए और इसी के लिए कि भविष्य में हम क्या कर सकें, विकास को और पर्यावरण को एक दूसरे से जोड़कर आगे बढ़ा सकें। इसी के कारण इसी समय क्या हुआ था, एक संगठन की स्थापना हुई थी। इसका नाम है कार्यक्रम के रूप में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको आप यूनेप के नाम से जानते हैं। और यह क्या करता है, एक वैश्विक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयास होता है कि विश्व में डेवलपमेंट के उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए जिससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कम से कम निगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकें। ये किसके गोल हैं, आपके जो है कि यूनेप के। अब ये क्या करता है, वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करता है, सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शक संगठन की भी भूमिका निभाता है। अब यह जो आपको पता है, जब ऐसा करेगा तो कई प्रकार के अभियान कार्यक्रम चलाता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन करवाया जाता है, वाइल्ड फॉर लाइफ का जो होता है, UN 75 और वीट पॉल्यूशन नामक अभियान चलाए जाते हैं, जिसमें लोगों को या देशों को और सरकारों को इसलिए जागरूक किया जाता है कि कृपया करके आप जो है कि क्या करिए, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं उसको देखिए कि वो आपके इन्वायरमेंट पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट डाला। अब हमने ये समझा यूनेप के विषय में। इसका जो प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, अर्थात जो यूनेप के जो कार्यकारी जो डिसीजन मेकिंग वाली बॉडी है उसका नाम है द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। और इस असेंबली की क्या होती है, 2 वर्ष में एक बैठक होती है और इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि आखिर हमें किस प्रकार के पर्यावरण नियमों या विकास की किस प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी क्या होने वाली है आपकी, यह जो UNEA है अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है या फिर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की 5वें सत्र की बैठक होने वाली है। उससे पहले ही क्या किया गया है, यूनेप ने अर्थात इस संगठन ने क्या किया है, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और जो जैव विविधता में जो क्षरण हो रहा है वह और प्रदूषण तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए संसाधनों को समाप्त कर रहे हैं। अर्थात जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है अभी भी विकट बनी हुई है, जो हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का डिग्रेडेशन है वह अभी भी तेज गति से हो रहा है और प्रदूषण, ये तीनों फैक्टर अभी भी कार्य कर रहे हैं और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल रखा था वह पूरे नहीं हो पाएंगे, यह इस रिपोर्ट में कहा गया। आपसे अगर देखा जाए तो यह भी पूछा जा सकता है मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। खैर, रिपोर्ट के अनुसार यह एक आपात स्थिति को बताया गया है, क्योंकि ग्रीष्म काल में क्या होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है जलवायु परिवर्तन के कारण, यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो आर्कटिक सागर की बर्फ है वह तेजी से पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो इसके नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसेस हैं वो वायुमंडल में आएंगे। इससे क्या होगा, और जो है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा। जो बर्फ पिघलेगी वो समुद्र के तल को बढ़ाएगी और इससे क्या होगा, जो मेरीन इकोसिस्टम है वह भी प्रभावित होगा। और इसी टॉपिक से जोड़कर भी मेघालय वाले टॉपिक को देखिए, जब क्या होगा, ओशन का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो वर्षा का पैटर्न है, जो वायु प्रणाली है वो भी परिवर्तित होगी और इससे कई तरह के एडवर्स कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो यह अभी जो प्रक्रिया चल रही ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की, वह बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और हमारे जो प्रयास हैं वह सफल नहीं हो पा रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमानित 8 मिलियन पौधों और जातियों की प्रजातियों में से 1 मिलियन से अधिक जो जातियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अर्थात जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हमारे प्रयास हैं अभी बहुत सफल नहीं हो पाए। ये भी कहा गया है कि जो कोरल रीफ, जिनको समुद्र का जो है कि
कि वर्षा वन बोला जाता है, जहां पर दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको पता है कि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस या 1 से लेकर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी बढ़ता है तो जितना हमारा कोरल रीफ का क्षेत्र है उसमें काफी ज्यादा जो है कि कमी आ जाएगी। आपको याद हो तो आपने सुना होगा कोरल ब्लीचिंग की घटना, जिसमें परवाल क्या होते हैं, मरने लगते हैं। क्यों मरते हैं? उसका पहला फैक्टर यही है कि टेम्परेचर जब ओशन का बढ़ता है तो कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है। तो कहा गया है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, तीव्र गति से बढ़ रही हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जो कोरल ब्लीच रीफ वाले क्षेत्र हैं इनमें कोरल ब्लीचिंग की घटना होगी, और जो परवाल अगर समाप्त हो गए तो यह क्या है, दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, मानवीय सभ्यता पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। अब आप इसको ज्यादा समझने के लिए कोरल रीफ का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको देख सकते हैं। रिपोर्ट में भी बताया गया है कि हर साल प्रदूषण के कारण 9 लाख लोगों की मृत्यु समय से पहले हो रही है, और इसमें खासकर जो जल प्रदूषण है उसके विषय में इंडिकेट किया गया है। हर वर्ष यह कहा जा रहा है हम 400 मिलियन टन क्या कर रहे हैं, जो धातु हैं, जो केमिकल हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनका उत्सर्जन कर रहे हैं, और ये काफ़ी कंडीशन को खराब कर रहा है। ये भी कहा गया है कि जो सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमने SDG गोल हमने निर्धारित किए हैं, अगर यही प्रक्रिया रही तो इन्हें प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य हैं उनकी दिशा में भी हम सही से नहीं बढ़ रहे हैं। अब आपको पता है कि हाल ही में अमेरिका ने घोषणा की है कि वो पेरिस जलवायु समझौते से जुड़े। तो कुल मिलाकर यह रिपोर्ट यह बताती है कि हमने जैव विविधता संरक्षण के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, या जिन चीजों के लिए जो हमने एजेंडे तय किए हैं, भले ही हम आदर्श रूप में कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी अभी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहे। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।